अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कन्फ्रंटेशन है, आईनी सियासी बहरान है। इसके जिम्मेदार सियासतदान और जो फैसले हैं जुडिशरी के अंदर। हुकूमत ने जिस तरह ढाल बनाया है कि बजट पेश करनी है, बजट तो आप 4 महीने में कभी भी पेश कर सकते हैं। और जिस तरह फारूक एच नायक साहब ने कहा है कि बजट पास करने के लिए असेंबलियों का होना जरूरी है, इसी तरह चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं हमें क्या करना है। उन्होंने अंदिया दिया है कि इंप्लीमेंटेशन तो फैसलों के ऊपर होगी। खान साहब बड़े बज़िद हैं। अगर 12 अगस्त को असेंबलियां तहलील होती हैं तो इतनी जल्दी क्यों? अगर मुल्क के अंदर इंतशार नहीं हो, मुआशी इस्तेकाम आए, जल्दी इलेक्शन से वो क्या हासिल करना चाहते हैं? यानी कि एक अफरा तफरी हो, उससे सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, जीडीए के सेक्रेटरी जनरल, मरकजी रहनुमा है जीडीए के, डॉक्टर सफदर भाई साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत मेहरबानी मेरी साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरह एक माहौल तो वही बना हुआ है, दिन ब दिन माहौल में एक पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है। जिस तरह आईनी, सियासी, कानूनी ये बहरान है जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। हल क्या है डॉक्टर साहब इसका? देखिए, इस वक्त तो जी टोटल एक किस्म का पैरालिसिस है। और इस वक्त जो है ना बिल्कुल टकराव की वो कैफियत है जिसमें कोई भी इदारा जो है ना इसमें जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि नुकसान इदारों का भी और पाकिस्तान के अवाम का भी होते जा रहा है। इसलिए कि हम सियासी, मुआशी, समाजी हर तौर पे हर तरीके से जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन खराब हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो टकराव है इस वक्त, इस टकराव के अंदर किसी की भी कोई जीत नहीं है, सबका जो है ना इसके अंदर लॉस है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि इससे अब हम किस तरह निकल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है ना इस वक्त मेरी नज़र में आखिर में सियासी कुव्वतें होती हैं जो डायलॉग के जरिए चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उधर भी जो है ना एक डेडलॉक लग रहा है। और किसी भी तौर पे हुकूमत जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। तो आने वाले दिनों में अगर यह मामला इसी तरह चलते रहे तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, बार और बार काउंसिल्स भी आपस में जो ना लड़ पड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर मसाइल चल रहे हैं, पार्लियामेंट अधूरी है। आज ये जिक्र हो रहा है कि जी पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम होती है, लेकिन उसके तो 140 मेंबर तो है ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ तो एक एकतरफा ट्रैफिक है, और उस एकतरफा ट्रैफिक के जरिए जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को कन्फ्रंट करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि सारे अमल के अंदर नुकसान आखिर में पाकिस्तान के अवाम का है। डॉक्टर साहब, आईनी मैंडेट है कि निगरान हुकूमत जो है वो बजट पास करे। एक तो आपको पता है निगरान हुकूमत का भी टाइम बढ़ रहा है। वो जो टाइम होता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना, उसके बाद उसकी आईनी पोजीशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जिस तरह केपीके और पंजाब के अंदर। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम हर आईनी प्रोविजन को वायलेट करते जा रहे हैं। सही। जैसे जैसा टाइम गुजरेगा, जो कि अपना ऑलरेडी जो 90 दिन का इलेक्शन का प्रोसेस है, वो 2 सूबों के अंदर इस वक्त कोई हुकूमतें नहीं है। जो केयरटेकर हुकूमतें जो 90 दिन के लिए आनी थी, उनका टाइम एक्सटेंड होता चला जा रहा है। और अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात मान लें तो वो 6 महीने तक यही हुकूमतें रहेंगी। आर्टिकल 68 जो कि पाबंद करता है पार्लियामेंटेरियंस को कि जी वो आर्म्ड फोर्सेस और जुडिशरी के हवाले से कोई जो है ना तनकीद नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ मुकम्मल वायलेशन हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के बच्चे जिस अंदाज में जो अटैक किए जा रहे हैं, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में से पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि हम आहिस्ते आहिस्ते और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे हर आईनी प्रोविजन जो है ना उस अपने आप को बचाने के लिए हुकूमत हर जो है ना आईनी प्रोविजन को वायलेट करेगी। और जो है ना आने वाले दिनों में फिर वो अगर ये मामला नहीं सुलझे तो फिर पैरालिसिस इतना बढ़ जाएगा कि टोटल हम आईनी ब्रेकडाउन की तरफ चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह आइन जो है जुडिशरी के हवाले से और आर्म फोर्सेस के हवाले से, इसी तरह आइन का आर्टिकल 69 भी है। उसमें आप प्रोसीडिंग जो होती है असेंबली के अंदर, आप उसी को भी नहीं यानी कि अपने पास यानी कि मंगवा सकते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या कार्रवाई हुई। चीफ जस्टिस साहब ने भी उसी कार्रवाई को कहा था कि पेश किया जाए, जिससे स्पीकर साहब ने मना कर दिया। लेकिन ये पुरानी एक जंग है कि सुप्रीम कोर्ट की जो
जो जो इंटरनल वर्किंग है उसके ऊपर जो ना पार्लियामेंट की ख्वाहिश होती है कि जी हमें उनकी मसले जैसे रजिस्ट्रार को समन करने की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंशियल अफेयर्स को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से देखने की बात की जा रही है, या सुप्रीम कोर्ट जो ना रिकॉर्ड मंगाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को यकीन रिकॉर्ड मंगाने का जो ना इख्तियार हासिल है, और वो कई दफा इस किस्म के जो ना ऑर्डर्स जो इम्प्लीमेंट उनके हो चुके हैं। लेकिन अब चूंकि मामला उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पार्लियामेंटेरियंस भी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ कि ये जो बात हो रही है कि जी इस पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की और उसके सुप्रीम होने की, ये तो यही लोग जो इस वक्त बैठे पार्लियामेंट को सुप्रीम और सवरन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग खुद ही पहले गालियां देते थे इसी पार्लियामेंट को कि जी अनइलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, इसका प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है। अब यकदम जो है ना वो सारी बातें वो पीछे रह गई, और इन्हीं लोटों की मदद से हुकूमत जो बनी है, जो पहले पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ थे, अब वो इनके साथ आ गए, तो वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होगी। मैं माजरत चाहता हूँ, पार्लियामेंट भी उतनी ही इस वक्त कमजोर विकेट पे है जितनी अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस किस्म के अल्फाज और अलकाबात दे रहे हैं, अगर उधर कोई कमजोरी है तो उससे ज्यादा ये पार्लियामेंट कमजोर है, जिसकी मैं नहीं समझता कि उसके कवर के अंदर एग्जेक्टिव जो है ना उसका कवर लेकर और इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में जा रही है, जिसका लॉस अल्टीमेटली जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम को होगा, और जब पॉलिटिकल सिस्टम का लॉस होगा तो हर सियासतदान का लॉस होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह राणा सनावला ने एक बात कही है, उसने ये कहा है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अगर चीफ जस्टिस साहब बहाल हो सकते हैं तो एक ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो रुखसत भी हो सकते हैं। माजी की उसने मिसाल दी थी। नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं है जी। वो तो यही तहरीक चला रहे थे जजेस की बहाली की। राणा सनावला साहब के लीडर जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो इफ्तिखार चौधरी की साहब की के हक में उन्होंने तहरीक चलाई, और बंदियाल साहब की जो उन्होंने पीसीओ के तहत इफ्तिखार चौधरी साहब की तकलीद के अंदर उन्होंने पीसीओ के अंदर जो हलफ उठाने से इनकार कर दिया था, तो क्या उसके लिए उसकी पेनल्टी जो वो तहरीक चली जिसके अंदर ये तमाम 48 जजेस जो इफ्तिखार चौधरी साहब के खड़े हुए उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं लिया, तो इसका उनको क्रेडिट जाना चाहिए या इसका उसको डिस्क्रेडिट जाना चाहिए? और वैसे भी वो जो उनकी बहाली थी वो हाई कोर्ट के अंदर थी। सुप्रीम कोर्ट में जब वो के अपॉइंटमेंट होकर आई, वो बेसिकली फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है, और उसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई डी नोटिफिकेशन जरिए उनको निकाला जा सकता है, सिवाय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की और कोई जो है ना कार्रवाई और किसी तौर पर किसी सुप्रीम कोर्ट जज के साथ नहीं हो सकती। लेकिन मुझे राणा सनावला पे बड़ी मुझे जो है ना बड़ा जो है ना मुझे अजीब लग रहा है कि भाई जिन लोगों ने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तकलीद में जो है ना वो पीसीओ से हलफ उठाने से इनकार कर दिया, और उस इफ्तिखार चौधरी के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने वहां से लेकर लाहौर से लेकर और गुजरांवाला और इस्लामाबाद तक जो मार्च करने का प्रोग्राम बनाया। उनकी जो बहाली हुई तो वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सबकी बहाली हुई थी ना। तो अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए बहाली हुई तो क्या उसके लिए अब आप पेनलाइज करेंगे जस्टिस उमर पंजाल को कि क्यों आपने उस वक्त जो पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया था? मैं समझता हूँ ये मजाक है, और इस मजाक के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता इसमें। अब जिस तरह इमरान खान साहब बज़द हैं कि 14 मई से पहले असेंबलियों को तहलील किया जाए, हुकूमत कह रही है कि अगस्त के अंदर, अक्टूबर के अंदर इलेक्शन जनरल कॉल हो जाएं। अब डॉक्टर साहब, अगर इसमें अगस्त में हो जाते हैं तो इसमें क्या कबाहत है? इसमें क्या इमरान खान साहब क्या हासिल करना चाहते हैं इससे पहले? इस वक्त तो देखे ना उनकी एक, अगर वो अभी पीछे हटते तो उनकी एक पोलिटिकल पोजिशन कंप्रोमाइज होती है, जो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पोजीशन कंप्रोमाइज होती है, क्योंकि इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनके हाथ में। हुकूमत के पर हुकूमत बेशक कितनी भी डिनाइल मोड में जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 14 तारीख का पंजाब असेंबली के इलेक्शन का वो अपनी जगह कायम है, समझे ना। और वो बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है ये कह रही है कि तो वो खान साहब अगर इस ऑर्डर को निगेट करते हैं तो उनकी अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज होती है। जो मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई उनकी हिमायत में नहीं बात कर रहा, मैं कोई पीटीआई का कोई अपना कोई उनका मैं इस लिहाज से कोई हिमायती नहीं, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुझे एक बात नजर आ रही कि 14 मई का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का, वो पीटीआई के अपना जो इलेक्शन के हक में है, उसको मेरे ख्याल में जो है ना वो खान साहब उसको इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया ना। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते। वेलकम बिगराजी। जो मुल्क की सूरत हाल है, माहौल है, आपके सामने है। ऐसा आईनी सियासी बहरान से मैशियत मुतासर हो रही है, एक गरीब आदमी मुतासर है, इससे महंगाई बढ़ रही है,
जाती सियासत, अपनी अना की सियासत, अपनी अना की जंग हमें नजर आ रही है पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो अपोजिशन में इमरान खान साहब बैठे हों, चाहे हुकूमत के अंदर तब सियासी जमातें। लेकिन पाकिस्तान का आइन भी जो कहता है, लेकिन साजगार माहौल आपके सामने जो है कि एक दो सूबे के अंदर पहले इलेक्शन हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर जनरल इलेक्शन होते हैं, अगर वहां किसी और की हुकूमत होती है तो वो जरूर असरअंदाज होगी। इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि इलेक्शन हमेशा चोरी भी हुए, इसमें कोई शक नहीं है, धांधली भी होती है। आज तक जीतने वाला कहता है कि फेयर इलेक्शन हुआ, जो हारने वाले कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। और धांधली तो हुई है 2018 में भी। जिस तरह इमरान खान सपोर्ट के साथ, सहूलतकारी के साथ आए, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। इमरान खान क्या इस दफा सहूलत के बगैर, या सहूलत चाहिए, या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जिस तरह रूलिंग दी थी कसूरी साहब ने, उसके ऊपर जो तनकीद की थी, आपको याद होगा उस टाइम जुडिशरी के ऊपर इतनी बड़ी तनकीद कर रहे थे इमरान खान। आज जुडिशरी की साइड लेकर और जुडिशरी के पीछे छुपकर जिस तरह सियासत कर रहे हैं, ये भी आपके सामने। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हैं। जो जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने, काफी ऐसी चीजें इस मुल्क के अंदर हो रही हैं जिससे डायरेक्ट रियासत को, सियासत को, आइन को नुकसान हो रहा है। और हमारे चारों तरफ जिस तरह मुआशी सूरत हाल है और जिस तरह बाहर की सूरत हाल है, जिस तरह आर्मी चीफ विजिट्स कर रहे हैं, तो मुल्क के अंदर इकॉनमी बेहतर हो। इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि मैंने जो फैसले किए हैं वो बाजवा साहब के कहने पे किए हैं, यानी कि जब वो आर्मी चीफ नहीं भी रहे, उसके बाद जो असेंबलियां जिस तरह टूटी हैं वो आपके सामने। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, एनालिस्ट हैं, मोहतरम जनाब प्रोफेसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया सर, खित्ते की सूरत हाल आपको पता है, आपको पता है कि खित्ते की सूरत हाल कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान की मैशियत आपके सामने है, मैशियत और डिफेंस एक साथ दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आपको पता है मैशियत कमजोर तो आपका दिफा भी कमजोर होता है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? जी, इसमें देखा कोई शक नहीं है। मैशियत आवाज आ रही है सर? के लिए जाते हैं तो नए इक्विपमेंट में आपको खरीदारी में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में से अपने जो दिफाई बजट है उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा बनस्पत इंडिया के, और इंडिया को पता है कि हर साल एक सब्सटेंशियल डिफेंस बजट में शामिल करता है और नए वेपन्स लेके आता है जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करता है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस अपने इक्विपमेंट के बजाय ज्यादा अपने मोरल, ट्रेनिंग पे, अपने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। और अपने सीनियर लीडरशिप जो है उनके बेहतरीन प्लान्स, वेल कैलकुलेटेड, फोरसाइटेड जो आपके प्लान्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है, जो कि हमेशा सक्सेस की जो है सक्सेसफुल होते हैं। इसके बावजूद आपकी मोटिवेशन सब कुछ होने के बावजूद यू नीड टू हैव वेपन्स आल्सो, और आपको जदीद इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती रहती है रिफर्बिश किस्म के। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीजों में हम हैं तो सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम प्रोफेशनली भी उतनी ट्रेंड हैं, हम हो हमारी नेबरिंग ईस्टर्न बॉर्डर्स पे हो या वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, उससे पाकिस्तान आर्मी या आर्म फोर्सेस अपने इक्विपमेंट के साथ हम वक्त तैयार हैं किसी भी किस्म के चैलेंज का सामना करने के लिए। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की तरफ हमें, और सॉरी मैशियत की तरफ हमें ज्यादा देखना है, जो सिर्फ इस स्ट्रॉन्ग जमहूरियत की सूरत में ही आ सकती है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी जो पहले भी अपने मोटिवेट अपनी लीडरशिप की क्वालिटी से, ट्रूप्स की ट्रेनिंग के हिसाब से दुनिया भर में मानी जाती है। इंशाल्लाह अगर हमारे पास इक्विपमेंट कुछ कम भी हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम रिस्पांस जनरेट करने में किसी कोताही का मुजाहरा पाकिस्तान आर्मी नहीं करेगी इंशाल्लाह। सर, जिस तरह का सियासी बहरान है, आपको पता है आईनी बहरान है मुल्क के अंदर, इससे तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसका जो आईनी बहरान या सियासी बहरान की जो उसका मुल्क में सूरत हाल है, उसने सोसाइटी को बेसिकली बहुत पोलराइज कर दी है। एक नैरेटिव जनरेट किया जा रहा है हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि शायद पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और कौम के दरमियान कुछ तफरकात हैं या गैप्स हैं। तो मैं इस चीज को वैसे सबसे वैलिडेट नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम एक गयूर कौम है, और जब भी कोई दुश्मन मुल्क उसको मैली आंख से उसकी मट्टी को देखता है या मुल्क की तरफ देखता है, तो चाहे पोलिटिकली अंदरूनी इंतशार भी हो,
झंडे के तले जमा होते हैं और मिलकर कौम और फौज मिलकर एक रिस्पांस जनरेट करते हैं, जैसे पिछली जंगों में देखा जाता रहा है। तो मेरे ख्याल के अंदर दुश्मन की ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत एक मुनज़्ज़म किस्म की लॉन्च की गई है, हमारी सियासी और मिलिट्री क़यादत मिल इंशाअल्लाह ताला उसका रिस्पांस भी जनरेट करेंगे और नौजवानों को बताएंगे कि भाई किस तरह से उनके हाथों में मौजूद जो मोबाइल हैं वो एज अ टूल यूज हो रहे हैं कि जिसकी जगह से उनके माइंड्स को पोल्यूट किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारे जवान जो है 65% की पॉपुलेशन है हमारी डेमोग्राफी के हिसाब से, इंशाअल्लाह ताला वो भी मुल्क कौम के साथ अपनी सियासी और मिलिट्री क़यादत के साथ खड़े होंगे जब कभी भी जरूरत पड़ी। तो लेकिन सिर्फ एक इस चीज की जरूरत है कि पॉलिटिकल क़यादत को अपने जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो अपनी सियासी क़यादत की तरफ देखते हैं, उनका कहा हुआ एक एक जुमला उनके सीनों में जाता है, उनके दिलों में पैवस्त होता है। तो लिहाजा उनको एक मैच्योरिटी के साथ एक ऐसा नैरेटिव बनाना है कि जिसमें उनके सियासी जो उनके जो वर्कर्स हैं वो किसी सूरत में दुश्मन के जो मज़मूम इरादे हैं उसका शिकार ना हो और पाकिस्तान और एक नेशनलिज्म, एक पाकिस्तानियत जो है उस मोटिवेशन के साथ जैसे पहले वो अपने मुल्क के लिए काम करते आए हैं आइंदा भी करते रहेंगे। सर, पोलराइजेशन है जिस तरह आपने बात की, इसका हल क्या है अपने पास? जिस तरह मुल्क के अंदर एक तूफान है महंगाई का, बेरोजगारी का, बजट भी आना है एक, और दूसरा IMF का प्रोग्राम भी बड़ा जरूरी है मुल्क के लिए। देखिए, जब भी आपकी सोसाइटी में पोलराइजेशन होगी या आपकी सियासी क़यादत को आप शक की निगाह से देखना शुरू करेंगे, उनको प्रोजेक्ट ऐसा करेंगे, और स्पेशली जैसे हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी मिलिट्री क़यादत को भी एक ऐसे जाविये के साथ पोस्ट कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जहां पे दिलों में एक ख्यालात, नेगेटिव ख्यालात आते हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर आपकी जो सियासी क़यादत है कि जिसके ज़ेर कमान आपकी पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान फोर्सेस हैं, उनको बैठने की जरूरत है। सियासत क्या चीज है? बेसिकली डेमोक्रेसी या सियासत जो है एंगेजमेंट का नाम है। तो ज्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप को एक टेबल पर बैठ के पाकिस्तान की खातिर, चाहे वो मिसाक जमहूरियत हो, चाहे वो मिसाक मईशत हो, एक सिंगल एम के साथ के पाकिस्तान को हमने स्ट्रॉन्ग करना है और किसी किस्म का तफरका, किसी किस्म का वेज, किसी किस्म की डिफ्रेंसिएशन जिसका के उस वैक्यूम को एक्सप्लॉइट कर सके दुश्मन जो है, उसको हमने वेज को फिल इन करना है, उस वैक्यूम को फिल इन करना है। तो सियासी क़यादत को एक टेबल पे बैठकर अगर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं अपनी सियासी मफादात के सिलसिले में, तो पाकिस्तान की खातिर जो है एक कॉमन नैरेटिव बनाए कि जिससे दुश्मन जो है वो किसी सूरत में हमारे सफ़ों में ना घुस सके। तो सियासी क़यादत को उस पर मेन जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो एक टेबल पर बैठकर एक कॉमन नैरेटिव बनाए और इसी से आपकी पोलराइजेशन जो सोसाइटी की है वो एड्रेस हो सकती है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह जुल्म बर्बरियत हो रही है कश्मीर के अंदर, ये किसी से इंटरनेशनल कम्युनिटी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह इंडिया कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह इंडिया विजिट कर रहे हैं, इससे कोई यानी कि कोई डायलॉग, कोई आगे चल के कोई रोड मैप, कोई इस तरह की इंगेजमेंट हो सकती है? जी, जो शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ये मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल के ऊपर, इसमें पाकिस्तान का पार्टिसिपेट करना डिस्पाइट के डोमेस्टिक लेवल के ऊपर कुछ एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव फिर फैलाए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसको बुलाए ताक रखते हुए हमारे फॉरेन मिनिस्टर का गोवा में जाकर उसको अटेंड करना एक इंतहाई अहम इक़दाम है, क्योंकि पाकिस्तान का वहां पे जाना एक शो करता है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन के लिए एक अमन का ख्वाह एक मुल्क है, जो अपनी जो अना है, सियासी अना, उसको भी बुलाए ताक रखते हुए अपने मुल्क की जो अवाम है उनकी बेहतरी के लिए इंगेज करेंगे। हालांकि ये बायलैटरल लेवल की मीटिंग थी, इसमें कोई बायलैटरल मीटिंग्स प्लान नहीं थी इंडिया के साथ बिलखुसूस, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब ने साइड लाइन्स के ऊपर जैसे ताशकंद या दूसरे जो मुल्क हैं, स्पेशली रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकातें की हैं, तो बायलैटरल के ऊपर भी अचीवमेंट है। लेकिन वहां पर जाना इंडिया में, जो कि इंडिया आपके जो उस तरह से आपके साथ नहीं, आपके इंडिया अभी क्रिकेट भी आपसे खेलना नहीं चाह रहा, तो उस तरह के माहौल में जाना ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विनिंग सिचुएशन है। मैं ये भी साथ कहूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गोवा से निकलती एक पोजीशन ली है कि इंडिया यकतरफा जो इकदाम किए हैं आर्टिकल 350 और 370 के तहत, जिसमें कश्मीर की रियासत का जो
स्टेटस था उसको खत्म किया गया, तो उस पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात लेवल के ऊपर उसको इफेक्ट हुआ है। तो लिहाजा ये ऑनर्स जो है इंडिया के ऊपर लाई करता है कि वो कैसे एक ऐसी सिचुएशन जो है बैठ के बातचीत करें। स्पेशली बिलावल भुट्टो साहब का यह कहना है कि हम मुज़ाकरात के लिए ओपन हैं और ताकि खित्ते में अमन हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक माइलस्टोन अचीव किया है, जिसमें कि बैरूनी और अंदरूनी जितने ज़राए इब्लाग हैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से इसको तो पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पर पहचाना जाएगा इंशाल्लाह। और आपको पता है सर के खित्ते के हालात तो वैसे इंडो पाक पॉलिटिक्स आपके सामने है। जिस तरह चाइना के वजीर खारजा भी आ रहे हैं, पाकिस्तान ने कभी कैंप पॉलिटिक्स की नहीं है। पाकिस्तान अपने आप को कैंप पॉलिटिक्स से दूर रख रहा है। हालिया जो ये दौर है कह रहा है कि कैंप पॉलिटिक्स से दूर रहें, अपने आप को जिस तरह नुकसान से बचा जा सके। अच्छा, कैंप पॉलिटिक्स का होना, ये नॉन अलाइंड होना या पहले अलाइंड, हमारा के सीटों सेंटरों को हमने ज्वाइन करके थोड़ा सा हमें नेगेटिविटीज हिस्से में हमारे आई, क्योंकि इंडिया ने काफी विन किया उसके अंदर कि उसने अपने आप को नॉन अलाइन शो करके उसने तमाम एडवांटेजेस रशिया से भी जो आपके वारसा वाले मुल्क थे उनसे भी उठाए और एट द सेम टाइम सीटों सेंटरों की जो एफिलिएशन थी उनसे भी फवायद उठाए। तो पाकिस्तान ने तमाम एक बास्केट में रखे थे। मैं समझता हूँ कि उस वक्त की सियासी क़यादत जिसमें लियाकत अली खान साहब ने इसको चूज किया था, लाजमी उन्होंने पूरी एक थॉट प्रोसेस के साथ ये पोजीशन ली होगी। लेकिन आने वाले वक्तों में ये मैं महसूस हुआ कि हम एक स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय स्टेट तो जरूर थे, लेकिन जब भी हमें यूज किया, हमने उनके मफादात पूरे हुए तो पाकिस्तान को उन्होंने साइडलाइन किया। तो इस सूरत आवाज आ रही है सर? कितने भी नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस से इस सिलसिले में जो उनके मंजे हुए जो एम्बेसडर्स हैं या हमारे फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पूरा एक थॉट प्रोसेस के जरिए एक फॉरेन पॉलिसी लाजमी तरतीब दे रहे होंगे, जिसमें कि पाकिस्तान अंदरूनी जितने इंटरेस्ट हैं उसको मद्देनजर रखते हुए फॉरेन पॉलिसी बनाई जा रही होगी। तो इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने फरमाया कि क्या पीछे हट रहे हैं अपने पाँव, ताकि आप किसी को दुनिया में नाराज ना करें और अपने कोई ऐसे किसी की साइड्स ना लें कि जिसमें आने वाले वक्तों में आप ना चाहते हुए अपने दुश्मन क्रिएट करें। तो ये एक इंतहाई अच्छी पॉलिसी है मेरे ख्याल के अंदर माजी के जो है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह ईरान और सऊदी अरेबिया जिस तरह करीब आए आपको पता है, और यहाँ भी सियासत बड़ी तब्दील हो रही है। जिस तरह रूस है, चाइना है, अमेरिकन को काफी इससे सियासी, मुआशी और उनकी जो हेजमनी है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसका जो सिलसिला चल रहा है उसमें अमेरिकन डिपेंडेंसी को काफी हद तक जो है वो रेलीगेट किया गया है। टोटल अगर मैं कहूँ कि वहां से अमेरिकन इंटरेस्ट खत्म हो गया या उनको टोटल उनको लिफ्ट की जा रही है, उनके अमेरिकन के जो है वो इंटरेस्ट को नहीं देखा जा रहा, तो ये शायद गलत होगा। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अमेरिकन के जो पहले यहाँ पे एक सुप्रीमेसी हुआ करती थी मिडिल ईस्ट के अंदर, वो काफी हद तक डाइल्यूट होने जा रही है और मेरे ख्याल के अमेरिकन इंटरेस्ट जो है इसके अंदर अब उस तरह से रसूख नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे जैसे कि वो माजी में करते चले आए हैं। तो एक रीजनल लेवल के ऊपर जैसे टर्की है कुछ साइडलाइन की है, इजरायलीज भी उस तरह से उठ के नहीं आ रहे हैं, वो भी मिडिल ईस्ट में अपना सूख भाईचारे से और अपने ताल्लुकात बढ़ा के कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल एक जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें एक शिफ्ट की तरफ जो है रुझान इस वक्त है। तो पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र लाजमी हमारे फॉरेन ऑफिस ने रखी होगी और अकॉर्डिंगली अपने फॉरेन पॉलिसी जो है अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बना रहे होंगे। तो मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम मौका है कि वो के लिए या कैंप पॉलिटिक्स की ऑप्शन की तरफ जाए या इंडिपेंडेंट नॉन अलाइंड रहे। तो मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस जो है वो लाजमी अपने टोज पे रहते हुए काम कर रहा होगा और मिलिट्री और सियासी क़यादत मिलकर, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का एलिमेंट काफी ज्यादा है, तो मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो आने वाले वक्तों में न सिर्फ हमारी मईशत को जो है वो सपोर्ट करेगी बल्कि पाकिस्तान को कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे उजागर भी करेगी। तो सर इससे पहले तो हमें तो हाउस ऑर्डर करना चाहिए। आपको पता है हाउस अगर ऑर्डर नहीं होगा तो इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी, इसमें देखिए कोई शक नहीं है, आपने किसी मुल्क से अगर हाथ मिलाने के लिए जाना है तो वो आपको उसी सूरत में आपसे हाथ मिलाएगा या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसी सूरत में करेगा जब
इस्तेहकाम है, मैशियत के तौर पे, माशी तौर पे आप मजबूत होने जा रहे हैं, और आपको सियासी क़यादत चाहे जो भी हो तो उसमें जो है उनको उनके पैसों को उनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है। अभी आप इस मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर IMF है तो IMF ने वादे करने के बावजूद आपके हाईएस्ट लेवल के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर, आपके जो आपके इसहाक डार साहब के साथ मीटिंग, स्टाफ लेवल के ऊपर मीटिंग, इन तमाम चीजें होने के बावजूद शायद हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो ट्रस्ट बिल्ड IMF के लिए नहीं कर सकी कि जिसमें वो ट्रांशे उनको रिलीज करें। इसने हमारी मईशत को फर्दर जो है नुकसान पहुंचाया है। तो इसी मिसाल से आप देख लें कि आपको इंटरनल स्टेबिलिटी की किस कदर जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक टेबल पे बैठना जरूरी है, अपने जो वक्ती तौर पे उनके सियासी मफादात हैं उसको बुलाए-ताक रखना चाहिए ताकि हम दोबारा अपने पांव पे खड़े हों और कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर आप जो है वो ऐसे मुल्क के तौर पे ना जाने जाएं कि जिसकी मईशत कमजोर है, जिसके घर में वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने। तो अगर आपके घर में दाने नहीं है, आपके घर में आपका बैंक, आपका जो रिजर्व है कि फॉरेन वो नहीं है, तो कौन सा कोई मुल्क है जो अपने यहाँ में इन्वेस्टमेंट करे और रिस्क लेगा। तो इंटरनल स्टेबिलिटी, इसमें कोई शक नहीं मीर साहब, उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को एक मेज पर बैठने की अशद जरूरत है जल्द से जल्द। ब्रिगेडियर साहब, एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप और दूसरी मिलिट्री लीडरशिप सेम पेज पे आनी चाहिए। माजी में हमने बहुत सी गलतियां की हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि इसमें माजी में तकनी के इसमें आर्मी ने मार्शाल्लाह लगते रहे मुल्क के अंदर, और वो बस अभी गुजरी हुई बातें माजी का हिस्सा हैं। लेकिन अभी जो सियासी क़यादत है, सियासी और जो हमारी मिलिट्री क़यादत है, वो एक पेज के ऊपर है और उनका सिंगल एम है कि हमने मईशत को थ्रू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेरे ख्याल में जैसे कि पॉलिटिकल रहने का आर्मी ने एक पोजीशन ली है जो कि जनरल बाजवा साहब के दौर में इनिशिएट की गई और जनरल आसिम साहब के दौर में वो कंटिन्यूड है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी सियासी जो ये जमहूरियत है वो स्ट्रांग होगी। जो पहले गेट नंबर 4 की तरफ सियासी क़यादत देखा करती थी, अब पॉलिटिकल होने की वजह से अब वो खुद बैठेंगे, खुद आपस में नेगोशिएशंस करेंगे। इसका मुजाहरा पिछले दिनों में आपने देखा भी है, जो PTI की वो क़यादत और PDM की वो क़यादत जो शायद आपस में एक दूसरे से मुसाफे करने से भी कतराती थी, वो एक टेबल पे बैठे हैं, नेगोशिएशंस की हैं। दो उसमें उस तरह खातिर का शायद रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मिलिट्री क़यादत अभी पॉलिटिकल है तो अब उनके पास कोई चारा नहीं मातवाए कि वो एक टेबल पर बैठे, पाकिस्तानी मसाइल। बड़ी मेहरबानी सर, ब्रिगेडियर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MP हैं तहरीक इंसाफ के मोहतरम जनाब खुर्रमशेर जमान साहब मेरे साथ हैं। खुर्रम साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी जनाब, थैंक यू। एक तरफ आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, ये तो क्लैरिटी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि बजट पेश करना है, IMF का प्रोग्राम आना है, बहुत ही जरूरी है मुल्क के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, IMF तो इनकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है, और उसके साथ साथ आपके जितने दुनिया भर में आपके दोस्त ममालिक हैं वो इनसे बात करने को तैयार नहीं है। इस वक्त IMF और पूरी दुनिया इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि पाकिस्तान के अंदर जो अगली हुकूमत बना रही है वो है इमरान खान की हुकूमत, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इनके ऊपर तो भरोसा ही नहीं है। जो पैसा इन्होंने पहले भी लिया उसका भी क्या हुआ। सो देखिए, बात यह है कि पिछले दिनों आपने देखा कि सिंध असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक करारदाद पेश की जिसमें उन्होंने ये डिमांड किया कि सिंध असेंबली जो है वो बड़ा जबरदस्त काम कर रही है और उसको उसकी मुद्दत पूरी करने दी जाए आइन के हिसाब से, जो भुट्टो का आइन है और जो 18वीं तरमीम कहती है। तो सिंध में तो 18वीं तरमीम के हिसाब से, आइन के हिसाब से मुद्दत पूरी करने के लिए करारदाद पेश की जा रही है। और पंजाब और KP में, पंजाब में जहाँ पे जरदारी का बच्चा बैठा हुआ है मोहसिन नकवी, वहाँ पे आइन को जो है वो रोंदा जा रहा है। KP में जो मौलाना फजल रहमान का गवर्नर बैठा हुआ है वहाँ पर भी आइन को रोंदा जा रहा है और अपनी जूते की नोक के ऊपर रखा हुआ आइन को, भुट्टो के आइन को ना। तो मैंने तो कल असेंबली में दुआ भी कराई थी। मैंने कहा था कि कारी साहब दुआ कीजिए पाकिस्तान की खैर हो, क्योंकि जिन मुल्कों में आइन का इंतकाल हो जाता है तो उन मुल्कों का फिर अल्लाह ही हाफिज होता है। तो इनका कसूर नहीं है, इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये आवाम के दरमियान जा नहीं सकते हैं, छुप छुप के असेंबली जाते हैं और छुप छुप के काले शीशों के अंदर वापस अपने घरों में छुप के चले जाते हैं। ये आवाम के दरमियान जा नहीं सकते हैं। इनकी
टिकट से लोग इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। हालात इनके बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि इनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है कि इलेक्शन से भागेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखें, इलेक्शन आज कराएं या कल कराएं, आना तो इमरान खान नहीं है, लेकिन इससे फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि हर गुजरते हुए दिन के साथ पाकिस्तान जो है पीछे की तरफ जाएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी की और तबाही होगी, IMF प्रोग्राम की और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी, डॉलर आपके सामने 300 को क्रॉस कर जाएगा, पेट्रोल पर लीटर जो है वो 300 को क्रॉस कर जाएगा। इसी पाकिस्तान में इमरान खान बिजली गैस के ऊपर सब्सिडी देता था, आज आपके सामने की बिजली गैस इतनी महंगी हो गई है कि अब लोग जो है बिल भी अपने घरों के नहीं अदा कर रहे हैं। सो कमाने वाला आदमी क्या करे, अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे करे, दाल वो नहीं खरीद सकता, रोटी वो नहीं ले सकता है, गोश्त मुर्गी तो आप भूल ही जाएं कि वो कोई आम आदमी जो है ना वो ले सके। सो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और ये बात मैंने असेंबली में पिछले दौरान अपनी स्पीच में कही थी कि अगर जरदारी साहब ये समझते हैं कि इन तमाम मामलात से वो जो है उनको माफ़ कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये सबसे बड़ा जो समझेंगे जो इसका जिम्मेदार है मौजूदा मुल्क की तबाही का, वो आसिफ अली जरदारी है, जिसने अपनी रिजीम चेंज के अंदर सबसे बड़ा अपना किरदार अदा किया है। बाकी कौम को यकीन है इस बात पे कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएगा और मुश्किलात तो डेफिनेटली होंगी। कोई जो है कोई जादू का चिराग तो होगा नहीं, लेकिन कम से कम एक उम्मीद तो होगी कि इमरान खान के आने से मुल्क वापस से एक दफा बेहतरी की पटरी के ऊपर चढ़ जाएगा। ये जब तक बैठे रहेंगे मुल्क तबाही की तरफ ही आपको नजर आएगा। अब जिस तरह अपोजिशन कह रही कि इमरान खान 2018 में सहूलतकारी थी, उनको सपोर्ट थी, तभी वो इक्तदार में आए, अब भी सहूलतकार ढूंढ रहे हैं। चले, अब तो सहूलतकार इनके साथ है ना, अभी ये एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, आ जाए मैदान में इलेक्शन लड़ लें, उनके सबके साथ मिलजुल के कर लें, देख लें क्या होगा। हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना, आप आ जाए ना, अब तो सब आपके साथ है। तो वो कह रहे हैं जुडिशरी आपके साथ है। मेरे ख्याल से जुडिशरी को बिल्कुल हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि हम आइन के साथ हैं। जुडिशरी को तो आइन के साथ होना चाहिए, इमरान खान आइन के साथ है। अगर सर 14 मई को जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि असेंबलियां डिसॉल्व हो, फिर इलेक्शन कॉल हो, अगस्त में अगर 12 अगस्त को अगर असेंबलियां तहलील होती हैं, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं, तो इसमें क्या कबाहत है? आप चाहते हैं मुल्क की तबाही बढ़ती जाए, आप चाहते हैं मुल्क का कर्जा बढ़ते जाए, अगर आप चाहते हैं महंगाई और ज्यादा होती जाए, आप चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह पैसे भेजना बंद कर दें, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क जो है वो और बर्बादी की तरफ चले जाए, तो ठीक है, आप मुझे बताना आप एज पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। देखें, ये तो 12-13 सियासी जमातें मिलकर मुल्क को चला रही है ना, आप हालात देख लेना आपके सामने क्या है। सो इमरान खान को अपना जाती गर्ज तो नहीं है, इमरान खान को तो पता है 6 महीने बाद भी उसने आना है और 3 महीने बाद भी उन्होंने आना है। सो इमरान खान तो मुल्क की खातिर बात कर रहा है ना, ये मुल्क जो है वो तबाही से बच जाएगा, कुछ ना कुछ तो कमी आ जाएगी, इन्होंने तो बर्बाद कर दी है। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा है कि माजी में जिस तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जुडिशरी बहाल हुई थी, इस तरह चीफ जस्टिस को भी रुखसत किया जा सकता है। सर, ये तो खतरनाक बात है। एक तो टकराव, आपको पता है, इससे आईनी, सियासी, मुआशी बहरान से इस रियासत का नुकसान होगा, गरीब अवाम का नुकसान होगा। ना होना चाहिए, एक दफा कर लेना, अपनी इनको जितनी अपनी औकात दिखानी है दिखा दें, आवाम को भी सही तरीके से पता लग जाए, आवाम को निकलना पड़ेगा। आज भी इमरान खान साहब ने जो अपनी स्पीच में कहा है वो यही कहा है कि अब आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। सर, खान साहब ने यह भी कहा है कि ये जितने मैंने फैसले किए हैं, चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, KPK की गवर्नमेंट हो, बाजवा साहब के कहने, बाजवा साहब तो उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं थे, उस टाइम तो वो आर्मी चीफ नहीं रहे थे, उसके बाद भी उसका कहना मान के अपनी हुकूमतों को घर भेज दिया गया ना। डेफिनेटली देखिए, कुछ मुशावरत हुई होगी जिस वक्त वो चीफ थे, और जाहिर है कि इमरान खान तो नेक नियति और ईमानदारी के साथ मुल्क को चला रहा था, तमाम इदारों के साथ मिलकर वो चला रहे थे, मशवरे भी लेते थे। सो जाहिर है कि इंसान जो है वो देखता भी है, अपनी गलतियों से सीखता भी है, लेकिन एंड ऑफ द डे इमरान खान पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। सर, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात हुए भी सही, एक दो मुज़ाकरात तो फेल हो गए, मुज़ाकरात फेल हो गए। मुज़ाकरात के अंदर जो हमारी डिमांड थी वो यही थी कि 90 दिन के अंदर पंजाब KP में इलेक्शन कराए जाए, अगर नहीं कराने चाहते तो फौरी तौर पे जो है 14 तारीख से पहले तमाम असेंबलियों को तहलील कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान में विदिन 60 डेज में इलेक्शन हो जाए। तो उसके ऊपर रजामंद नहीं, वो यहाँ पे बैठना चाहते हैं, अगस्त तक अक्टूबर में इलेक्शन कराना चाहते हैं और मल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इमरान खान तैयार है। सर, सियासी डायलॉग ही तो मसले का हल होता है, लेकिन उसमें आप क्या करेंगे? सियासी डायलॉग के अंदर अगर अपने मुल्क को जो है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मुल्क की सलामती पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। देखें, दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए, पहले इमरान खान के दौर में तो दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होते थे, तो अब क्यों दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए? सो इसका मतलब है कि ये मुल्क के अंदर अमन कायम करने में भी जो है नाकाम हो गए हैं।
मुल्क के फाइनेंशियल हालात को भी ठीक करने में नाकाम हो गए, मुल्क के हर सेक्टर में ये इनका फेलियर हो गया। तो डेफिनेटली अब आपको मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुल्क को बचाना है। सर, इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की जा रही है, ना अहल करके फिर इलेक्शन कॉल किए जाएंगे, आपको लग रहा है? अपनी कोशिशें करेंगे, लेकिन हमें अपनी अदालतों में यकीन है और इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा करेंगे तो इंसाफ जो अदालतों से लेंगे, कि आखिरी ऑप्शन इनका यही होगा, उसकी कोशिशें करेंगे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं कि उसके बाद होगा क्या। आपको लग रहा है कि कोशिश करेंगे और खान साहब को ना अहल, जिस तरह बिल्कुल, नवाज बिल्कुल, शरीफ हुए, बिल्कुल, इमरान खान साहब ने बिल्कुल आज कोशिश भी कहा करेंगे। कि मैं इस मुल्क में ही रहूंगा। बिल्कुल ये कोशिश करेंगे, लेकिन इनको ये मैं बता दूं कि ये कुछ भी कर लें, इनको जो करना कर लें, पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान ही है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब खुर्रमशेर जमान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि इलेक्शन जो आइन कहता है उसके तहत इलेक्शन पंजाब के होने चाहिए, और जिस तरह मुज़ाकरात हुए उससे कोई नतीजा नहीं निकला। और मुल्क के अंदर आइन में यह भी है कि बजट पास होना भी बड़ा अहम होता है, IMF का प्रोग्राम बड़ा अहम है, मुल्क की जो सूरत हाल है सियासी आपके सामने है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।